बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोटिक्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है वायरोलॉजी का, ठीक है। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस मुश्तमिल होता है 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स पे, ठीक है। यानी वायरस जो है वो 2 चीज़ों का बना होता है, जो है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये 2 चीज़ों का वायरस बना हुआ है और इसके अंदर ये सेल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन हम वायरस के स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसको देखते जाएंगे। सबसे पहले वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वायरस जो है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी जो टोटल जेनेटिक मटेरियल जो वायरस में प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं उसका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या उसका जीनोम। तो वो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इस तरह से भी हो सकता है, सीधा स्ट्रेट ऐसे, और सर्कुलराइज फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि ऐसे, ठीक है। इस तरह से जो है वो हो सकता है। ये 10 बन गया, तो आप ये इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो इंटैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रेगमेंटेड, यानी इंटैक्ट बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में इस तरह से कह लें आप, और फ्रेगमेंटेड यानी कि फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जो डीएनए है या जो आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। यानी वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा वायरस जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सेगमेंटेड हो सकता है इसका जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। और हर एक सेगमेंट का अपना एक रीडिंग फ्रेम होगा, जिसकी यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। जो बीएमवी वायरस है उसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ना डिफरेंट क्राइटेरिया है वायरस के न्यूक्लिक एसिड का, कि क्या क्या किस किस टाइप का वायरस का न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों है, इस वजह से हम वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के अंदर, ठीक है। वो वायरसेस जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है उन्हें डीएनए वायरसेस कहा जाता है, और वो वायरसेस जिनमें आरएनए प्रेजेंट होता है उनको आरएनए वायरसेस कहा जाता है। अब हम वायरस के जीन्स देखते हैं कि वायरस में ना कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए है, ये किस पर मुश्तमिल है, ये जीन्स पर मुश्तमिल है। इनके एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। तो वायरस के अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, कुछ ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें वायरस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, और वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होगी, प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि थोड़े ही जीन्स हैं लेकिन उसमें वो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, या जो है वो रेप्लिकेशन होगी जिस इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। बाकी अगर हम वायरस के जीन्स की रेंज देखें, जीनोमिक स्ट्रेंथ देखें, तो वायरस में कितनी रेंज हो सकती है जीन्स की, 5 से 500, ठीक है। यानी 5 से 500 तक जीन्स वायरसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हेपेटाइटिस बी वायरस में 5 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हर्ब्स वायरसेस होते हैं उनमें सेवरल 100 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम जो वायरस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको अगर हम कंपेयर करें बैक्टीरियल जीन्स से, जैसे एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसमें कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 4000 जीन्स, ठीक है, जबकि वायरसेस में बहुत ही कम जीन्स प्रेजेंट है। और अगर हम ह्यूमन सेल से कंपेयर करें वायरस को, तो एक ह्यूमन सेल के अंदर 1 लाख जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बेस पेयर्स देखें वायरस में, बेस पेयर यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड में 3 कॉम्पोनेंट्स है, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस और पेंटोज शुगर। तो ये जो बेसिस है, इसके जो पेयर्स हैं ये कितने प्रेजेंट होते हैं, तो पिकॉर्ना वायरस जो है इसके अंदर 7 किलो बेस पेयर्स हैं, और जो पॉक्स वायरस है उसके अंदर है 375 किलो बेस पेयर, ठीक है। अच्छा, अगर हम वायरस के साइज़ की बात करें कि साइज़ के लिहाज से वायरस जो है वो कितना छोटा है, तो वायरस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसका साइज़ होता है नैनोमीटर में, ठीक है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया का साइज़ होता है माइक्रोमीटर में, ठीक है। और अगर हम अपने ह्यूमन आई की बात करें कि हम कितने साइज़ की चीज़ों को देख सकते हैं, तो हमारी आँख बनी है मिलीमीटर देखने के लिए, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें
ये नैनोमीटर में, बैक्टीरिया माइक्रोमीटर में, ठीक है, यानी बैक्टीरिया से 3 गुना ज़्यादा है बड़ा साइज़ में, ठीक है। और हमारी आँख देख सकती है मिलीमीटर, और इनको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही विजुअलाइज कर सकते हैं। यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुई है, 19 सेंचुरी में। उससे पहले तक वायरसेस को जितने 18 सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट हुए, आपने हिस्ट्री ऑफ वायरसेस का जो मेरी वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि वायरस पे इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, TMV वायरस पे, लेकिन उसको देख कोई भी नहीं पाया था कि वो किस टाइप का दिखता है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तभी जो है वो वायरसेस को देखा गया, ठीक है। और वायरसेस जो है ये 100 to 1000 फोल्ड छोटे होते हैं सेल्स के मुकाबले में। अच्छा, अगर हम वायरस की साइज़ रेंज देखें कि वायरस का साइज़ कितने से कितने नैनोमीटर तक हो सकता है, तो ये साइज़ रेंज है 10 से 800 नैनोमीटर। यानी जो छोटे से छोटे साइज़ के जो वायरसेस होते हैं उनका साइज़ कितना हो सकता है, 10 नैनोमीटर। और जो लार्जेस्ट वायरसेस हो सकते हैं साइज़ में, उनका साइज़ हो सकता है 800। और जो 800 नैनोमीटर का जो वायरस है, ये जो साइज़ है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ है, जो कि लार्जेस्ट वायरस का साइज़ यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा छोटे वायरसेस हैं, स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर 1 इंच की लाइन हो तो उसके अंदर मिलियंस आ सकते हैं ये वायरसेस, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मिलियन अपेयर हो सकते हैं ये सिर्फ 1 इंच लाइन में। तो हमने वायरस का न्यूक्लिक एसिड देखा था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक वायरस का स्ट्रक्चर बनाती हूँ इधर। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायरस है, ठीक है। यहाँ पर इसका बिल्कुल इसके सेंटर में ना न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये DNA वायरस है, तो इसके अंदर DNA प्रेजेंट है एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जिस एरिया में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है कोर। तो ये जो है वो कोर कहलाएगा इसका एरिया, ठीक है। और अब मैंने कहा था हम इंटरनल साइड से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम बाहर की तरफ आएंगे। अब इस न्यूक्लिक एसिड को जिस चीज़ ने कवर किया हुआ है ना, उसको हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को कौन कवर करता है, कैप्सिड कवर करता है। और कैप्सिड जो है ये प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। और इसीलिए हम कैप्सिड को क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट भी कहते हैं, ठीक है। कोट इसलिए क्योंकि इसने इस न्यूक्लिक एसिड को पूरा ढका हुआ है या कवर किया हुआ है। अब अगर हम कैप्सिड को देखें कि कैप्सिड खुद किससे बना हुआ है, तो कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमर्स से, ठीक है। कैप्सोमर्स क्या है, ये कैप्सिड के सब यूनिट्स हैं। जैसे ये कैप्सिड है ना, ये बहुत सारे इसके अंदर सब यूनिट हैं, ये उससे बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम कैप्सोमर को देखें कि कैप्सोमर किससे बना हुआ है, जो सब यूनिट है वो भी किसी चीज़ से बना हुआ है, तो वो है प्रोटोमर, ठीक है। एक कैप्सोमर के अंदर 5 या 6 प्रोटोमर्स प्रेजेंट होते हैं। और कैप्सोमर जो है उनकी शेप कैसी है, कैप्सोमर नॉब या रिंग शेप्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एक रिंग होती है ना, उस शेप के होते हैं कैप्सोमर। और वो खुद किससे बने हुए हैं, प्रोटोमर्स से। अब अगर हम वायरस के न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन को कंबाइन कर दें तो फिर क्या बनेगा, वायरस के न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरस जो है उसके न्यूक्लिक एसिड के गिर्द कैप्सिड मौजूद है। लेकिन आखिर कैप्सिड के होने का रीज़न क्यों है, खाली एक न्यूक्लिक एसिड भी तो हो सकता था, उसके गिर्द ये एक कवरिंग क्यों रखी गई। कैप्सिड का फंक्शन ये है कि कैप्सिड जो है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है, ठीक है। एक तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। दूसरा इसका क्या काम है कि जब वायरस एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करता रहे, ये अपनी रेप्लिकेशन करता रहे। इसीलिए ये एक होस्ट सेल के अंदर जाता है, वहाँ पर ये रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, अपनी जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाता है, सही है। होस्ट सेल मशीनरी को हाईजैक करते हुए, होस्ट सेल्स के एंजाइम और उसके राइबोसोम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोटीन्स बनाता है, अपने न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज़ बनाता है। और फिर क्या करता है, अपने न्यूक्लिक एसिड के गिर्द असेंबल कर देता है किसको, कैप्सिड को, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के गिर्द आके कैप्सिड अरेंज हो जाता है, ठीक है। और वायरस की जो कॉपीज़ हैं या उसके जो प्रोजेनी है वो रेडी हो जाते हैं, और ये सारी कॉपीज़ जो है सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाती हैं। ये एक जनरल मैकेनिज़्म है, जब भी वायरस इन्फेक्शन करता है तो इसी तरह से होता है। और फिर ये जो कॉपीज़ निकलती हैं तो ये कॉपीज़ फिर आगे मज़ीद होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं। वायरस को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपना इन्फेक्शन फैलाते रहें,
ठीक है, और ये रेप्लिकेशन परफॉर्म करते रहें, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं, अदरवाइज ये होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे कैप्सिड ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है जेनेटिक मटेरियल को एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल तक पहुँचाने में। ये कैरियर की तरह काम कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को ये कैरी कर रहा है और ये होस्ट सेल्स में ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये इसके फंक्शन आ गए कैप्सिड के। अब अगर हम वायरल प्रोटीन्स की बात करें कि वायरस में किस टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वायरस में 2 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और दूसरे हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली इनके नाम से पता चल रहा है, जो कि वायरस का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, वायरस के कैप्सिड को बनाने में हेल्प करेंगे और जो वायरल एनवेलप है। जबकि जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है उसमें क्या है, उसमें वो प्रोटीन्स आते हैं जो स्ट्रक्चर में हेल्प नहीं कर रहे बल्कि बाकी दूसरी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं वायरस की, ठीक है। यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में क्या आ जाएंगे, एंजाइम्स। वैसे वायरस में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि HIV वायरस जो है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है, ठीक है। ये इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, वैसे नॉर्मल एंजाइम्स नहीं होते वायरस में। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि होस्ट के मैक्रोमोलिक्यूल्स को इनहिबिट करते हैं कि होस्ट के मैक्रोमोलिक्यूल जो है ना वो ना बने, ठीक है, उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं।